हेलो। देखिए, आज हम देखेंगे जो भी सामाजिक विज्ञान का ये इकोनॉमिक्स का जितना भी वायरल प्रश्न है, जो प्रश्न वायरल है उसी प्रश्न का आज हम लोग हल करेंगे, उसका इनकी आंसर देखेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। देखेंगे, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र उस देश का आधिपत्य होता है, जिसका केवल वही बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन इत्यादि के लिए उपयोग कर सकता है, वह अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। देखिए, लिखेंगे आंसर कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। संसाधनों को विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, अतः इसका संरक्षण या बचाव करना बहुत क्या है कि अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, इसे स्पष्ट करें। लिखेंगे कि संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। बिना तकनीक अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधनों का खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव नहीं है, यानी कि पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। देखेंगे कि मिट्टी की सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जिसे समोच्च कृषि कहते हैं। इसी विधि द्वारा मिट्टी की उर्वरता, शक्ति एवं संरक्षण के साथ साथ होती जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। लिखेंगे कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला जो है, वन्य जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, जिससे इनका आवास छिन गया और ये क्या है कि बेघर हो गए हैं। ठीक है, पहला कारण ये है। चलिए दूसरा का कारण है कि पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विभिन्न तरीकों से वन संपदा का दोहन हुआ, जो वन जीवों के ह्रास एवं विलुप्त होने का कारण बन गया। ठीक है, चलिए तीसरा का कारण है रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के कारण वन्य जीवों का जो है ह्रास हुआ है। चौथा है कि वन्य जीवों के शिकार और इनके व्यापार से भी वन्य जीवों में ह्रास तेजी से हुआ है, यानी कि कमी हुआ है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक क्या है। देखेंगे, पृथ्वी पर पशु पक्षियों जीव जंतुओं की संख्या का रिकॉर्ड रखने की जो सूची बनाई जाती है, उसे ही रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसे IUCN जारी करता है। ठीक है, देखिए IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सन नेचर। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन क्या है। देखेंगे कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा 1972 में एक विशेष आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसके तहत स्थानीय लोग ठेकेदारों को कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधों को काटते देखकर बचाने के लिए अपने आगोश में पेड़ पौधों को घेर कर उनकी रक्षा करते थे, जिसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन है खनिजों के संरक्षण एवं उपाय को सुझाइए, यानी कि बताइए। देखिए क्वेश्चन है, आंसर है खनिजों के निरंतर दोहन एवं नियंत्रण करके उनका बचत पूर्वक उपयोग करके एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करके एवं उनके विकल्पों को खोजना
खनिजों को, अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है, यानी कि बचा जा सकता है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण के उपाय को लिखें। देखिए, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर कि ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक उपयोग करना। दूसरा का है कि अनावश्यक उपयोग पर रोकथाम। तीसरा का है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। चौथा है निजी वाहन का उपयोग कम करें। पांचवा है लोगों को शिक्षित करें। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति क्या है या फिर ऑपरेशन फ्लड क्या है। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। लिखेंगे कि दुग्ध क्रांति का ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1970 जनवरी 13 को हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कुरियन को कहा जाता है। जो जनक है उसे कुरियन को कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक। चल देखिए, अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है। लिखेंगे व्यापारिक कृषि कि वैसा कृषि जिसका उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है जिसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर। इसमें किसान नए नए तकनीक का प्रयोग करके फसल का उत्पादन करते हैं, क्योंकि ये जो करते हैं व्यापार के लिए ही करते हैं। चाय का जो भी करेंगे तो व्यापार के लिए करेंगे, कॉफ़ी उगाएंगे तो व्यापार के लिए, रबर उगाएंगे तो व्यापार के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, दूसरा का है कि निर्वाहक कृषि। लिखेंगे कि वैसा कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है उसे निर्वाहक कृषि कहलाता है। इसमें पूंजी का अभाव तथा किसानों की स्थिति दयनीय होता है, जैसे गेहूँ, धान, मक्का। ठीक है, इससे जीवन का निर्वाह होता है। देखिए, लिखेंगे अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि किस प्रकार से सुधार में लाया जा सकता है। ओके, लिखेंगे आंसर कि भारतीय कृषि में निम्नलिखित उपाय करके सुधार में ला सकते हैं। पहला है सरकार को किसानों के लिए उत्तम बीज, उत्तम उर्वरक एवं अच्छे सिंचाई का प्रबंध करना चाहिए। दूसरा का है ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन देना चाहिए। तीसरा का है किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करना चाहिए। चौथा है कुल कृषि भूमि का लगभग 75% भाग पर खदान फसल उगाया जाए। ठीक है, चलिए पांचवा है कि टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागरूक करना चाहिए। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया कि उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। लिखेंगे कि जिस उद्योग का संबंध उपभोक्ता से होता है तथा वह उपयोगी वस्तुएं बनाता है जिसे उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से वह गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कागज उद्योग, दंतमंजन, चाय, चीनी, सीमेंट, पंखा उद्योग। ठीक है, ये सब उद्योग है। चलिए लिखेंगे अगला क्वेश्चन कि प्रदूषण क्या है, यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे कि पर्यावरण में होने वाले वैसा परिवर्तन जो समस्त जीवधारियों एवं प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचाता है उसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। या फिर जल, वायु तथा मिट्टी में अवांछनीय पदार्थों के मिल जाने से उसकी उपयोगिता में कमी आ जाती है, जिसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण जो है 5 प्रकार का होता है। देखिए समझेंगे। पहला होता है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ये रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं प्रदूषण। देखेंगे इसलिए भारत में निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं का उल्लेख कीजिए।
लिखेंगे कि भारत में भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इंजीनियरी सामान, पेट्रोल उत्पादन, रत्न और आभूषण, रसायन एवं संबंध उत्पादन, अयस्क एवं खनिज तथा सामान शामिल है। भारत की आयात की जाने वाली वस्तुएं पेट्रोलियम एवं संबंधित उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक, रसायन और लौह इत्यादि हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, इसमें पहला उल्लेख है कि उष्णार्द्र जलवायु, दूसरा का है तापमान 22 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, तीसरा का है कि वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर होना चाहिए, चौथा है मिट्टी जलोढ़ एवं चिकनी होनी चाहिए, और पांचवा है बुआई जून से अगस्त और कटाई सितंबर से नवंबर में हो जानी चाहिए। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए। उत्तर में कि बिहार में दलहन फसल में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द तथा कुर्थी प्रमुख है। चना, मसूर, खेसारी एवं मटर रबी दलहन फसलें हैं तथा अरहर तथा मूंग खरीफ फसल है, इसे याद रखेंगे। दलहन उत्पादन में पटना प्रथम स्थान पर है तथा औरंगाबाद और कैमूर क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि बिहार में मुख्य नदी घाटी परियोजना का नाम बताएं और सोन परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालें। यह आंसर कि बिहार में मुख्य नदी घाटी जो परियोजना है वो निम्नलिखित है। पहला है सोन नहर, सारण नहर, ढाका नहर, त्रिवेणी नहर और कोसी नहर। देखिए लिखेंगे गंडक नहर। देखेंगे सोन नहर के बारे में, यह सोन सिंचाई परियोजना का एक भाग है। यह बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है। इसे 1874 में टिहरी पर निर्मित किया गया था। इससे 2 नहरें निकलती है। ठीक है, लिखें आगे कि सतत विकास क्या है, कि ऐसे विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे, सतत विकास कहलाता है। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला है कि योजना आयोग क्या है। देखेंगे भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को योजना आयोग कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्लानिंग कमीशन। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था पहली बार। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, वे होते हैं प्रधानमंत्री। अभी के जो योजना आयोग है इसके नाम चेंज हो गया है नीति आयोग। और अभी के जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष हैं वे हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, और देखिए जो पहला योजना आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए हमारे अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम क्या है। लिखेंगे किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। या फिर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है, लिखेंगे कि आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ठीक है, अगर लिखेंगे मानव विकास रिपोर्ट क्या है। लिखेंगे आंसर कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का तात्पर्य देश के वर्तमान जनसंख्या का शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक विकास का निर्धारण करना है। इस रिपोर्ट को
भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख दस्तावेज माना गया है, जो खास करके निर्धनता को दर्शाने में अहम भूमिका निभाती है। भारत में पहली बार योजना आयोग के द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 को दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार को एक पिछड़ा एवं अत्यंत गरीब क्यों है। देखेंगे, बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा राज्य है क्योंकि यहाँ गरीबी की व्याख्या प्रवृत्ति निरंतर मौजूद रही है। बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। यहाँ की बसर प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर रही है, यानी कि 41.4% राज्य की प्रवृत्ति करती है। बिहार आय पूरे देश भर में न्यूनतम है, यानी कि बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है पूरे देश भर में क्या है, सबसे कम है, जिसके चलते बचत जो होता है निम्न स्तर पर है। कम बचत के कारण पूंजी निर्माण कम होता है। कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनिमय भी कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार के प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। यही वजह है कि बिहार एक गरीब राज्य है। चलिए लिखेंगे अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा क्या है। लिखेंगे करेंसी। मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मुद्रा को आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। लिखेंगे आंसर कि वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में किसी एक वस्तु का देन वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन विनिमय प्रणाली कहलाता है। उदाहरण के लिए गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना, ये सब क्या होता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं। क्रेडिट कार्ड एक होता है डेबिट कार्ड जिसे एटीएम बोलते हैं, और एक होता है क्रेडिट कार्ड। लिखेंगे कि क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक के वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी शाखा की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं को और सेवाओं को खरीद सकता है। चलिए अगला देखेंगे, बस खत्म है आपका है कि साख क्या है। साख देखिए, साख का अर्थ होता है कि विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। अर्थव्यवस्था में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। लिखेंगे कि भारत में अधिकांश किसान गरीब हैं और उनकी आमदनी काफ़ी कम है, फलतः बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि के लिए उन्हें साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य को लिखें। लिखेंगे व्यावसायिक बैंक के जो मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला है कि जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सामान्य आयोजित संबंधी कार्य करना, एजेंसी संबंधी कार्य करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। लिखेंगे सहकारिता का अर्थ है कार्य करना, मिलजुल कर, एक साथ मिलकर, अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक यानी अपनी इच्छा से आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं उसे सहकारिता कहते हैं। भारत में इसकी शुरुआत
2004 ईस्वी में हुई थी। सहकारिता साख समिति द्वारा हुई, जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार एवं सेवा में क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र के नाम बतलाएं। अगला क्वेश्चन है आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक संरचना का क्या महत्व है। और एक और क्वेश्चन है बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों है। इसको भी देख लीजिए, आंसर ये रहा। ठीक है, बस आपका ख़त्म।